हाय एवरीवन, वेलकम टू एवर रियल एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सिविल सर्विस प्रीलिम्स के एग्जाम के बारे में। ठीक है, सिविल सर्विस प्रीलिम्स के अभी एग्जाम हुआ है। अभी आपने देखे जो 5 जून था 2022 को, उस दिन प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ है 2022 में। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं प्रीलिम्स एग्जाम में, जिसमें जीएस पेपर फर्स्ट है, उस क्वेश्चन को हम इसमें देखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन बुकलेट है, हम इसमें इसी क्वेश्चन बुकलेट में क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और किस तरह क्वेश्चन आए हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बने इस वीडियो के साथ। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि इस पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं। इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जो आपका पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो इसमें इसका जो पूर्णांक होता है 200 मार्क का होता है। तो इसका जो टाइमिंग होता है 2 घंटे का समय होता है। और क्वेश्चन पेपर का आप देखेंगे तो आपको इस तरह आपको दिखाई देगा। तो यहाँ इसमें लिखाएगा प्रश्न पत्र फर्स्ट लिखाएगा और यहाँ सामान्य अध्ययन लिखाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें बहुत सारे गाइडलाइन दिए रहते हैं। तो ये गाइडलाइन का आप पढ़ सकते हैं। इसके OMR में एग्ज़ाम देना रहता है, जैसे कि आपको पता होगा। इसके बाद यहाँ आप अपना रोल नंबर भी फिलअप कर सकते हैं अगर एग्ज़ाम को दे रहे हैं तो। इसके साथ साथ आप देखेंगे इसमें कि 100 मार्क रहता है। इसमें जो भी आप मीडियम सेलेक्ट किया है, जैसे कि सपोज हिंदी मीडियम से आप दे रहे थे हिंदी मीडियम, या इंग्लिश मीडियम से दे रहे हैं तो इंग्लिश मीडियम। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में दोनों प्रिंट आउट रहता है। ठीक है, दोनों सब्जेक्ट का दोनों माध्यम से रहता है क्वेश्चन पेपर, हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम से बाइलिंगुअल रहता है। ठीक है, इसमें जो सभी प्रश्नों के जो अंक रहते हैं वो समान होते हैं, जिसमें आपको 4 को ऑप्शन दे रहता है, जिसमें आपको एक सेलेक्ट करना रहता है। जैसे कि आपको पता है कि वो इसमें माइनस मार्किंग रहता है जो 1/3 रहता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पास हम देख लेते हैं कि रॉन्ग आंसर करने के लिए आपको माइनस मार्किंग के इसमें प्रोविज़न है, जो 1/3 इसमें आपका डिडक्ट किया जाता है आपका सही आंसर से। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि क्वेश्चन किस तरह किसमें आए हुए थे। तो यहाँ पास देख लीजिए, रैपिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी निम्न में से किस एक के द्वारा उधार दिए जाने के उपबंधों से संबंधित है। तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिए कि SIB से संबंधित है, या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से संबंधित है, या फिर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के वित्तफल के थ्रू संबंधित है, या फिर ये वर्ल्ड बैंक के से संबंधित है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले आप इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, इसके बाद आंसर कीजिएगा। त्वरित वित्तीय प्रपत्र, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और त्वरित ऋण सुविधा, रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी निम्न में से किस एक के द्वारा उधार दिए जाने के उपबंधों से संबंधित है। अगर सपोज आपको किसी देश में या फाइनेंशियल कंडीशन से इकोनॉमी डाउन है, तो सबसे पहले आपको उधार कौन देगा। ठीक है, रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, ताकि आपको उस पैसों से या फिर जो सपोर्ट करेगा जो भी संस्था, तो आप कौन करेगा। तो यहाँ पास देख लीजिए कि एशियाई विकास बैंक है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, या फिर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, या फिर विश्व बैंक। तो ये सबसे पहले आप यहाँ देख लीजिए कि इसमें सबसे पहले करेगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष करेगा। ठीक है, तो एक सही उत्तर इसका ये है, एक का उत्तर है B, ऑप्शन B हो गया। तो सही आंसर है आपका B। इसी तरह आपका सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। एक जो इंडियन इकोनॉमी है उसी के कंटेक्स्ट में जो 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं उसको ध्यानपूर्वक देखिए। इसके बाद इसको क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए कि सबसे पहले इसमें लिखा है, अंकित प्रभावी विनिमय दर नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में वृद्धि, रुपए की मूल्य वृद्धि को दर्शाता है। जैसे कि इसमें बोला कि जो नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है, एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो उसमें साथ साथ जो मूल्य वृद्धि है, जो रुपए की मूल्य वृद्धि को भी इसमें दर्शाता है। ठीक है, तो बात सही हो गया। तो सेकंड ऑप्शन है, वास्तविक जो प्रभावी विनिमय दर है, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है में वृद्धि व्यापार प्रतिस्पर्धा में सुधार को दर्शाता है। नहीं, जरूरी नहीं है कि रियल इफेक्टिव जो एक्सचेंज रेट है उसमें जो वृद्धि होगा तो व्यापार में प्रतिस्पर्धा में सुधार नहीं हो सकता है। ठीक है, ऊपर भी हो सकता है, भी नीचे भी हो सकता है। तो ये वाला ऑप्शन जो है गलत है। और थर्ड नंबर में आप क्वेश्चन देख लीजिए, ये ऑप्शन देख लीजिए, जिसमें लिखा है, अन्य देशों में मुद्रास्फीति के जो सापेक्ष घरेलू मुद्रास्फीति में बढ़ने की जो प्रवृत्ति है, नीर और रीढ़ के बीच में वर्तमान ऑप्शन उत्पन्न कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि जो नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है और साथ साथ रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है, दोनों में
इसमें जो मुद्रास्फीति के जो सब घरेलू मुद्रास्फीति बढ़ने की जो टेंडेंसी है, नीर और रीढ़ के बीच में वर्तमान अपसरण उत्पन्न कर सकता है, तो ये सही है, कर सकता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 का स्टेटमेंट होगा वो कौन सा होगा, तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा सही है, तो ये ऑप्शन होगा सी ऑप्शन होगा, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। तो ऑप्शन सी होगा, कौन कौन सा ऑप्शन सी में कहूँ, केवल ये कहूँ केवल 3, तो केवल एक कौन सा है, ये पहला वाला है, ये और ये वाला, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरा का सॉल्व हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, यहाँ किस तरह बात किया है, जो इंडियन इकोनॉमी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो इंडियन इकोनॉमी है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ बताया गया है, सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, यदि मुद्रास्फीति अधिक है तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI संभावित रूप से सरकारी प्रतिभूति खरीद सकता है। ये सही स्टेटमेंट है कि नहीं, आप यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो आप यहाँ पाएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है ये कैसा है। तो यदि मुद्रास्फीति अधिक है, जो इन्फ्लेशन है वो अधिक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो संभावित रूप से सरकारी प्रतिभूति खरीद सकता है। नहीं, ये तो स्टेटमेंट है आपका पूरी तरह गलत है, तो ये ऑप्शन गलत हुआ। इसके बाद तीसरा क्या है, जो ऑप्शन नंबर 2 है, तो इसमें क्या बोल रहा है, यदि रुपए का तेजी से मूल्य ह्रास हो रहा है तो RBI बाजारों में डॉलरों का संभावित रूप से विक्रय कर सकता है, ठीक है। RBI बाजार में डॉलरों का संभावित रूप से विक्रय कर सकता है, हाँ ये सही बात है। रुपये का तेजी से मूल्य ह्रास हो रहा है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो अपने बाजार में जो डॉलर्स है उनका संभावित रूप से विक्रय कर सकता है, ये स्टेटमेंट सही है। इसके बाद आप देखेंगे थर्ड ऑप्शन है, यदि USA का यूरोपीय संघ में व्यापार दरें गिरती होगी तो उसे संभावित रूप से RBI के डॉलरों की खरीद सकती है। यदि USA का यूरोपीय संघ में ब्याज की दरें जो है गिरती होती तो इससे संभावित रूप से RBI के डॉलरों को खरीद हो सकती है। ये स्टेटमेंट आपका देखिए सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन फर्स्ट गलत है, इसका स्टेटमेंट, और 2 और 3 सही है। तो इसका अगर सही आंसर इसमें बोला जाए तो किसमें कौन कौन सा है, तो यहाँ पर देखेंगे कि ऊपरी कथनों में से कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है, जिसमें बताया। क्वेश्चन नंबर 4 में देख लीजिए कि क्या क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है कि G20 कॉमन फ्रेमवर्क है उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित जो स्टेटमेंट है उसमें आप देखिए, पढ़िए और समझिए कि इसमें क्या क्या बोला गया है, ठीक है। इसके बाद इसको एनालाइज करके आंसर कीजिए। जो G20 और उसके जो साथ पेरिस क्लब द्वारा समर्थित पहल है, ये बात सही बोला गया है, ठीक है। यह आधारीय ऋण वाले निम्न आय देशों को सहायता देने की एक पहल है, तो ठीक है। G20 में जो फ्रेमवर्क है, G20 कॉमन फ्रेमवर्क के थ्रू जो उसके जो मेंबर कंट्रीज हैं, जो निम्न आय वाले देश हैं, उनको इससे G20 के थ्रू उसको हेल्प की जाती है, तो ये बात सही है। तो 1, 2 को 2 स्टेटमेंट है, सही है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर क्या है, इसमें जो ऑप्शन दिया गया है C ऑप्शन, तो ये करेक्ट होना चाहिए, ठीक है।